नमस्कार, मैं इस देश का एक आम आदमी हूँ और आपसे कुछ ज़रूरी और गंभीर बातें करना चाहता हूँ। ये हमारा भारत देश है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक यानी जनता का राज्य। लोकतांत्रिक कैसे? क्योंकि हम हर 5 साल में वोट डालकर अपने देश का नेता चुनते हैं, जो कि चुन कर आने के बाद हमारी नुमाइंदगी करता है और हमारे देश को 5 साल तक चलाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस देश में वोट डालने की प्रणाली पारदर्शी और त्रुटि रहित है कि नहीं, क्योंकि इसी के सवाल के उत्तर पर पूरा लोकतंत्र टिका है। तो आइए देखें कि हम वोट कैसे डालते हैं। जी हाँ, ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। आइए ईवीएम के बारे में थोड़ा और जानें। ईवीएम क्यों? सन 1989 से पहले हमारे देश में वोटिंग के लिए पेपर बैलेट प्रयोग होते थे। आज भी कुछ भागों में पेपर बैलेट का प्रयोग होता है। उसमें एक कागज पर वोटर अपनी पसंद की पार्टी में निशान लगाता था और इस तरह सबकी पसंद एक बैलेट बॉक्स में बंद हो जाया करती थी और बाद में वोटों की गिनती के वक्त इन पेपर बैलेट को सबके सामने गिनकर परिणाम घोषित होते थे। लेकिन ऐसा पाया गया कि बूथ कैप्चरिंग से लेकर वोट माफियाओं द्वारा गिनती के लिए जा रहे ट्रकों को उसी नंबर के दूसरे ट्रकों से बदलकर, जिसमें कि उन माफियाओं के पसंद के उम्मीदवारों के वोट पड़े होते थे, गिनती के स्थल पर भेजकर उम्मीदवारों को जिताया जाता था। स्थानीय स्तर पर ऐसे कई धांधली के मामले सामने आए और इन सब को रोकने के लिए 1989 में भारतीय चुनाव आयोग ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हरी झंडी दे दी और ये कहा गया कि ईवीएम त्वरित, सुरक्षित और अचूक है। आइए ईवीएम को थोड़ा और गहराई से जानें। भारत के लगभग सारे वोटर्स ईवीएम का प्रयोग करते हैं। सन 2010 में तकनीकीविद और वैज्ञानिकों की एक टीम ने ईवीएम पर एक गंभीर और विस्तृत चर्चा की, जिसमें कि हरि के प्रसाद, तकनीकीविद हैदराबाद, डॉक्टर एलेक्स हेंडरमैन, कंप्यूटर विज्ञान प्रोफेसर मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका, रोब गोंग्रीज, तकनीकी कार्यकर्ता हॉलैंड, स्कॉट वॉल्चकॉक, एरिच विस्ट्रो, विद्यार्थी खोजकर्ता मिशिगन विद्यालय अमेरिका, अरुण कंकीपति, साई कृष्ण साकमुडी, बस वाया गति, इंजीनियर नेट इंडिया आदि शामिल थे। और रिसर्च में पाया गया कि यदि किसी वोट माफिया को जरा भी वक्त ईवीएम का एक्सेस मिले तो बड़ी मात्रा में वोटों को बदलकर चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। आइए देखिए कैसे संभव है। मोबाइल या वायरलेस द्वारा गलत डिस्प्ले दिखाकर वोटों की गिनती से पहले स्ट्रॉन्ग रूम में क्लिप द्वारा ईवीएम से वोटों की चोरी। Let's run a small election using a real EVM. When a voter arrives, poll workers press this button to allow one vote. The voter then presses the button for their candidate and the vote is cast. Let's give each candidate 3 votes. Later, the votes are read from the EVM during a public counting session. The display shows that candidate 1 wins with 7 votes, but something is wrong. That number was supposed to be 3. Somehow, 1 vote has been stolen from each of the other candidates. Now we'll open the machine and show you how we tampered with it. Indian election officials haven't let voters see inside. The EVM contains a simple computer with a processor and memory to store votes. We made the machine cheat by tampering with the hardware. We opened the machine and replaced the real display with this dishonest lookalike version, which lies about the election results. As you can see, the 2 displays look nearly identical. We built our version in a few weeks from parts costing just a few dollars. Under the displays, we had a small chip that replaces the real results with dishonest ones, and a Bluetooth radio that lets us wirelessly signal who should win. Criminals could install a dishonest display at any time before the votes are counted, possibly years before the election. Here's a second way criminals could cheat. They could also change votes while the machines are stored between the election and the public counting session. To prove this, we built a small vote-stealing tool. It has a dial to select the winning candidate, and it clips directly to the memory chips that store the votes in the EVM. The attacker just attaches it momentarily, and it rewrites the votes. This attack leaves no traces and makes sure our favorite candidate wins.
तो आपने देखा कि हमारी जिन ईवीएम पर हमारा लोकतंत्र टिका है, उन्हें माफियाओं द्वारा अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रयोग करना कितना आसान है। नोट करिए कि मशीनों में ब्लूटूथ रेडियो या नकली माइक्रो प्रोसेसर चुनाव से महीनों सालों पहले भी लगाए जा सकते हैं और चुनाव से कुछ घंटे पहले भी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जैसे टाइपराइटर पर काम करने वालों के लिए कंप्यूटर आने पर उनकी कार्य क्षमता 100 गुनी बढ़ गई है, ठीक वैसे ही पेपर बैलेट की जगह ईवीएम आने पर वोट माफियाओं की कार्य क्षमता भी असीमित हो गई है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने घोषित किया था कि विपक्ष का लोकसभा चुनाव में पूर्ण सफाया वोटिंग मशीन का घोटाला है। उनके हिसाब से 2009 में मशीन घोटालों के बिना कांग्रेस की 70 सीटें ही आती, पर 2014 में वही मशीनें फिर से इस्तेमाल कर ली गई। आइए ईवीएम की विश्व पटल पर स्थिति को देखें। अमेरिका में वेब हैरिस नाम की महिला ने वोटिंग मशीन का घोटाले की पोल खोली, जिसके बाद 64% अमेरिकी राज्यों में यह मशीन बंद हुई। जर्मनी में इन मशीनों को असंवैधानिक करार दिया गया, क्योंकि मशीनों से एक आम नागरिक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से नहीं देख सकता। आयरलैंड में इन मशीनों को कूड़े के भाव फेंक दिया गया, क्योंकि इनसे प्रजातंत्र की हत्या होती है। केवल भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, यूक्रेन जैसे गरीब या विकासशील देशों में ही चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, कंबोडिया आदि अन्य गरीब देशों में इन्हें लगाने की योजना चल रही है। जरा सोचिए क्यों? जानते हैं, गरीब देश इसलिए गरीब हैं क्योंकि अमीर देश उनकी प्राकृतिक संपदाएं लूटते आए हैं। सरकार के रूप में अपने एजेंट स्थापित करके बड़ी कंपनियां अपनी लूट जारी रखती हैं। इंटरनेट और मोबाइल आने से कागज के वोटों से हेर फेर करना मुश्किल हो गया है, इसलिए वोटिंग मशीनें लगाई गई हैं, जिससे कि बिना सबूत के घोटाला होता है और पूरे विपक्ष का काम तमाम। बस फिर धोखेबाज सरकारें दनादन विदेशी निवेश और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर विदेशियों के हाथ में देश को बेचती हैं। याद रखिए, कागज का वोट सस्ता भी है। महंगी मशीनों को 10 साल में बदलना होता है। लोगों को इन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। अगर कागज की पर्ची लगाई जाए तो खर्चा अलग। इसलिए ये कहना कि कागज का वोट महंगा है सरासर झूठ है। इस तरह ये भी झूठ है कि बैलेट में बहुत कागज लगता है। 5 साल में बैलेट में जितना कागज लगता है, उतना हम एक दिन में अखबार छापने में खर्च कर देते हैं। कागज बचाना है तो कहीं और बचाया जा सकता है। वोट जैसी कीमती चीज के साथ समझौता करना उचित नहीं होगा। इन मशीनों के साथ अगर पर्चियां भी लगा दी जाए तो भी धोखा जारी रह सकता है। पर्चियों को हाथ से गिनना होगा तो कागज के वोटों को क्यों नहीं गिन लेते? हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो वोटिंग मशीन के खिलाफ अभियान छेड़े। हेराफेरी कागज के वोट से भी होती है, लेकिन उसका पता लगाना संभव है। हजारों बोगस वोटों को छापना पड़ता है, फिर बूथ तक लाना पड़ता है। स्टिंग करके पोल खोलना आसान है, दोबारा चुनाव की मांग भी की जा सकती है। हम और आप क्या कर सकते हैं? अपने चुनाव क्षेत्र में आप 64+ स्वतंत्र उम्मीदवारों को खड़ा करें तो इन मशीनों को हटाकर कागज के वोटों को ला सकते हैं, क्योंकि मौजूदा मशीन सिर्फ 64 उम्मीदवारों के वोट गिन सकती है। आप जिस भी पार्टी का समर्थन करें, अपनी पार्टी से मांग करें कि निष्पक्ष चुनाव के लिए कागज का वोट वापस लाएं। साथ ही अपने परिवार, मित्र, मोहल्लों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये देश हमारा है और हम इस देश के भाग्य विधाता हैं और अपने हक की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी। लोकतंत्र को व्यवसाय समझने वाले लोग आपको कभी इस मुद्दे पर एकजुट नहीं होने देंगे, क्योंकि यही उनकी ताकत है। इसकी पहल आपको ही करनी होगी और अंजाम तक आपको ही ले जाना होगा। तभी हम गर्व कर सकेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जय हिंद, जय भारत। Well, in the words of Stalin, he says, those who cast the votes decide nothing. It is those who count the votes who decide everything. तो आपने देखा कि कैसे ईवीएम्स को किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, किसी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसी में यूज नहीं किया जाता है और उनकी जगह पेपर बैलेट्स को यूज किया जाता है। आज इस सदन के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। और 5 दिन पहले, इलेक्शन से पहले, कैंडिडेट्स को बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया जाता है कि आओ तुम्हें हम मशीन की जांच कराएंगे, आओ हम प्रजातंत्र के अंदर दिखाएंगे कि ये मशीन बिल्कुल सच्ची है। और आम आदमी इसी तरीके से बेवकूफ बनता आया। तो आइए हम मिलकर एक बार देखें कि कैसे हम और हमारे कैंडिडेट्स इस लोकतंत्र में कुछ सालों से मूर्ख बनते आ रहे हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ये बटन दबाता है और इसका मतलब ये मशीन वोट डालने के लिए तैयार है।
जो पहला वोटर आया उसने झाड़ू पे बटन दबाया, दूसरा वोटर आया उसने हाथी के आगे बटन दबाया, तीसरा वोटर आया उसने बीजेपी के आगे वाला बटन दबाया, चौथा वोटर आया उसने हाथ पे बटन दबाया, पांचवा वोटर आया उसने साइकिल पे बटन दबाया। आप लोगों के सामने मैंने पांचों पार्टियों को एक एक वोट दिए। इसी तरीके से एक एक वोट में और डाल लेता हूं। अब मैंने रिजल्ट दबाया, टोटल वोट 10 पास में, कैंडिडेट 4 को 2 वोट, कैंडिडेट 5 को 2 वोट। तो ये हमने मॉक पोल किया और इसके अंदर सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो गए। सुबह सुबह पोलिंग एजेंट सेटिस्फाई हो गए कि ये मशीन बहुत बढ़िया काम कर रही है और इस मशीन पे हमें यकीन करना चाहिए। अब देखते हैं कि असली में जब 8 बजे वोटिंग शुरू होती है तब क्या होता है कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन 5 लोगों में से किसको जिताना है। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं। जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। इस मशीन के अंदर ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। तो एक वोटर आया, उसने अपना नाम दिया, पर्ची दी, उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया और अब उसने अपना वोट डाला और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। मैं इसके ऊपर लिख देता हूं और यहां पे रख देंगे कि ये हमारी वोटिंग थी जो असली में वोटिंग दी गई थी। आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बीएसपी के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और सपा के 2 वोट। हम अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10 बजे के बाद 10 वोटर और आए और 10 वोटरों ने अपनी वोट झाड़ू पे डाली और हम देखेंगे कि आखिरी में रिजल्ट क्या होगा। उसको मैं आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। अब मान लेते हैं कि बीजेपी को 3 वोट पड़े, झाड़ू को 10 पड़े, बाकी सबको 2-2 पड़े। अब जो असली गिनती हो गई वो ये हो गई। तो ये जो है ये आप अपने इस पे दिखा दो। तो मैं आपको वो काउंटिंग दिखाता हूं जो आखिरी दिन, काउंटिंग डे वाले दिन जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी। अब मैं रिजल्ट दबा रहा हूं। टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवे को 2, छठे को 0। सब लोगों की जानकारी के लिए ये आपके आगे 2 पिक्चर रख रहा हूं कि ये जो मेरे हाथ में इधर है गुलाबी वाला, वो वोट है जो प्रजातंत्र के अंदर सब लोगों ने जो वोट डाली थी वो इस गुलाबी वाले के अंदर दिख रही है। जो लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में कोई घपला नहीं हो सकता, उसमें कोई बायसनेस नहीं हो सकती, वो निष्पक्ष रूप से काम करती है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो मैंने बनाई है इसमें आप कितने भी तरह की, कैसी भी तरीके आप वोटिंग कर लीजिए, इसमें मॉक टेस्ट करिए, डेमो करिए, कुछ भी करिए, लेकिन फाइनली जब आप इसका रिजल्ट देखोगे, भले ही आप इसको ऑफ करके, इसका पावर ऑफ करके आप इसको स्ट्रांग रूम में या कहीं पर भी इसको रख दीजिए, उसके बाद भी इसका जो रिजल्ट है वो आपको बदला हुआ मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूं जितने भी टेक्निकल संस्थाएं हैं या फिर जो टेक्निकल लोग हैं जो ये बोलते हैं कि वोटिंग मशीन में घपला नहीं हो सकता, ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम कर सकती है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं अपनी इस वोटिंग मशीन को टेस्ट करने के लिए। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं इस तरह की मशीन बनना असंभव है, ये मैंने मशीन बनाई है, इसमें आप बटन दबाएंगे, आपको ये भी दिखाई देगी कि आपने किसका बटन दबाया है। आप कोई भी बटन दबाइए, मतदाता को दिखेगा कि मशीन बिल्कुल ठीक काम कर रही है। मैं जिस चीज का बटन, जिस पार्टी का बटन दबा रहा हूं वही पार्टी इसमें नजर आ रही है। ठीक है, देखिए, देखने में कोई बोल सकता है कि मशीन ठीक काम नहीं कर रही है?
जो पार्टी का मैं बटन दबा रहा हूं वही पार्टी इसमें दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस मशीन से बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूं। मुझे पता है मैंने इसमें कोडिंग की है। अब मैं इसको रिजल्ट देखूंगा, रिजल्ट देखने के बाद मैं इसको बंद करके रख दूंगा। रखने के बाद जब फाइनली जब काउंटिंग होगी और जब अब मैं इसमें रिजल्ट देखूंगा वो रिजल्ट बदला हुआ मिलेगा। वो रिजल्ट कैसे बदल गया, हालांकि मैंने मशीन को पावर ऑफ करके भी रख दिया था, उसके बाद भी ये मशीन जब मैंने दूसरी टाइम को मशीन को ऑन किया रिजल्ट बदला हुआ मिला। ऐसा कैसे संभव है? सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज संभव है। इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सॉफ्टवेयर जो मशीन होती है उसमें सब चीज संभव है। आप जैसा उसमें सॉफ्टवेयर लिख दोगे ये मशीन वैसे ही काम करेगी दोस्तों। और मैं आमंत्रित करता हूं सभी लोगों को, आप आओ इस पर डेमो लेके देखिए और आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वोटिंग मशीन है वो हर तरीके से काम कर सकती है। जैसा हम उसमें सॉफ्टवेयर लिख देंगे वैसा काम कर सकती है, दिन के हिसाब से काम कर सकती है, तारीख के हिसाब से काम कर सकती है। मॉक टेस्ट में बिल्कुल ठीक काम करके दिखाएगी, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे रिजल्ट बदल देगी। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ये इसका जीता जागता एक प्रूफ है। आप इस पर टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं और जो भी जिनको भी शंका है कि ये इस तरह की मशीन नहीं बन सकती है तो ये बात गलत है। इस तरह की मशीन बन सकती है। मैंने इसको 15 या 20 दिन में लगातार मेहनत करके बनाया है। आज मैं थोड़ा लेट हो गया इसको बनाने में क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, तो लेकिन फिर भी मैंने इसको जल्दी मशीन बनाया लेकिन अब थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों को यह बताना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का चुनावों में उपयोग बहुत ही मतलब संदेह वाला होता है। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। सबसे अच्छा बैलेट पेपर होता है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का जो रिजल्ट है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता किसी भी एंगल से। मैं ये चैलेंज करता हूं और चैलेंज के साथ साथ मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि ये मशीन जो भी आप इसको टेस्टिंग करके देखना चाहते हो आप देखिए। अगर आपने मुझे गलत प्रूव कर दिया कि नहीं ये मशीन गलत है, ये मशीन नहीं बन सकती है, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप मेरे को कुछ भी दंड दे दीजिए, मेरे को कुछ भी पनिशमेंट दे दीजिए, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर पर चलती है वो मशीन अनबायस्ड तरीके से काम कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान सकता। मशीन में जैसा हम चाहें वैसा काम कर सकती है। ये इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर में हम जो लिख देंगे वो वैसा काम करेगी। और रही एडवांस टेक्नोलॉजी की बात, इसका जो ये आप सर्किट देख रहे हैं ना, ये प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके अंदर आरटीसी रियल टाइम क्लॉक लगा हुआ है। जो मशीन में टाइम चलता रहता है, इस मशीन के अंदर आप इसको बंद भी कर दोगे ना फिर भी टाइम चलता रहता है। और जब आप इसको काउंटिंग के लिए जब दोबारा चलाओगे तो वो पूरा रिजल्ट को बदल देगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस बात को भूल जाइए कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो होती है वो निष्पक्ष रूप से काम कर सकती है। ये इलेक्ट्रॉनिक का ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस है और ये बिल्कुल वैसे काम कर सकता है जैसे हम चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, टेक्नोलॉजी को जानिए, सचेत रहिए और चीजों को समझिए। अगर ईवीएम में धांधली नहीं की जा सकती, इसके लिए एक बहुत सीधा सा 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा जो आपकी आंखों के सामने होंगे। अगर धांधली नहीं की जा सकती तो जो विकसित देश है जिन्होंने ईवीएम को बनाया उन्होंने क्यों छोड़ दिया? नंबर 1, टेक्नोलॉजी सबसे पहले उनके यहां पे पैदा हुई, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। उन्होंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि इससे धांधली हो सकती है। इससे व्यक्ति को पता नहीं है कि वो वोट जिसको दे रहा है वाकई में उसको जा रही है नहीं जा रही है। एक बात, धांधली हो सकती है। दूसरा, मुझे आप बताएं, चुनाव आयोग ये कह रहा है और पुराने कुछ चुनाव आयोगों ने भी कहा है, चुनाव के ऑफिसर जो हैं चुनाव आयोग के जो रिटायर होंगे उन्होंने भी कहा कि ये फुल प्रूफ है। तो मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, अगर ये सब कुछ फुल प्रूफ है तो जिसको वोट डाली उसी को जानी चाहिए और जितनी वोट डाली उतनी ही निकलनी चाहिए। तो 8,000 से लेकर 18,000 वोट ये ईवीएम में फालतू कैसे निकल रही है? के लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर एक बड़ी और बहुत ही गंभीर बात सामने आई है, जिसका खुलासा द क्विंट इस डिजिटल मीडिया हाउस के द्वारा हुआ है। द क्विंट ने चुनाव आयोग के 2 सेट आंकड़ों का अध्ययन किया। पहला सेट था वोटर टर्नआउट या ईवीएम्स में दर्ज की गई वोटिंग और दूसरा सेट था चुनाव 2019 के बाद ईवीएम में की गई वोटों की गिनती।
पहले से चौथे चरण के चुनाव में द क्विंट ने 373 सीटें ऐसी पाई जहां आंकड़ों के दोनों सेट में फर्क नजर आया। पहले हम आपको ऐसे 4 संसदीय क्षेत्र के आंकड़े बता रहे हैं जहां आंकड़ों में सबसे ज्यादा फर्क पाए गए। पहली लोकसभा है तमिलनाडु की कांचीपुरम सीट, जहां पर 12,14,086 वोट पड़े, लेकिन जब सभी ईवीएम्स की गिनती हुई तो 12,32,417 वोट निकले। यानी जितने वोट डाले गए गिनती में उसमें से 18,331 वोट ज्यादा निकले। दूसरी है तमिलनाडु की ही धर्मपुरी, जहां पर 11,94,440 वोटरों ने मतदान किया, लेकिन जब गिनती हुई तो वोटों की संख्या में 17,871 का इजाफा हुआ और कुल गिनती 12,12,311 वोटों की हुई। तीसरी है तमिलनाडु की श्री पेरुम्बदूर सीट, जहां के ईवीएम्स में 13,88,666 वोट पड़े, लेकिन जब गिनती हुई तो वोटों की संख्या 14,512 से बढ़ गई और 14,03,178 पर पहुंच गई। और चौथी सीट है उत्तर प्रदेश की मथुरा, जहां पर ईवीएम्स में कुल 10,88,206 वोट पड़े, लेकिन 10,98,112 वोटों की गिनती हुई। यानी यहां भी वोटों में 9,906 वोटों की बढ़ोतरी हुई। इन सभी पर चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है कि ईवीएम से यह चमत्कार कैसे हुआ। पहले चरण में 373 सीटों के लिए वोट पड़े। वोटों की गिनती के बाद इनमें 220 से ज्यादा सीटों पर मतदान से ज्यादा वोट काउंट किए गए और बाकी सीटों पर वोटों की संख्या कम पाई गई। गौर करने वाली बात है कि द क्विंट ने सिर्फ पहले 4 चरणों के वोटिंग की असमानता के बारे में पूछा था। इसके बारे में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में साफ साफ लिखा था कि फाइनल वोटर टर्नआउट ऑफ फेज 1, 2, 3 and 4 of the लोकसभा इलेक्शंस 2019। द क्विंट ने 5वें, 6ठे और 7वें चरण के मतदान की बात ही नहीं की, क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट ने इन्हें एस्टिमेटेड डाटा यानी अनुमानित आंकड़ा बताया है। 27 मई को द क्विंट ने ईमेल कर निर्वाचन आयोग से आंकड़ों में फर्क के बारे में पूछा। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने द क्विंट से संपर्क भी किया और कहा कि जल्द ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। उसी दिन द क्विंट ने पाया कि निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से फाइनल वोटर टर्नआउट का टिकर अचानक से गायब हो गया। जब द क्विंट ने निर्वाचन आयोग से पूछा कि वेबसाइट के टिकर से आंकड़े क्यों हटाए गए, इस पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसी शाम द क्विंट को चुनाव आयोग से ईमेल आया। अपने ईमेल में आयोग ने सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र में वोटिंग में फर्क की सफाई दी थी। चुनाव आयोग ने लिखा था कि आंकड़े अधूरे हैं, जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। द क्विंट ने बाकी संसदीय क्षेत्रों के आंकड़े में पाए गए अंतर पर चुनाव आयोग से फिर जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने अपने ईमेल में पहले से चौथे चरण के सभी आंकड़ों का हवाला दिया। ईमेल में द क्विंट ने चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए सभी आंकड़े संलग्न किए। द क्विंट अब भी चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार कर रहा है। इसके बाद द क्विंट ने निर्वाचन आयोग के सीनियर अधिकारियों से भी मिलने की बार बार कोशिश की। वे इस गंभीर मसले पर उनका जवाब चाहते थे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। भारत के निर्वाचन आयोग का कोई भी अधिकारी द क्विंट से मिलने को राजी नहीं हुआ। सवाल है और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि नतीजों के ऐलान के 4 दिन बाद यानी 27 मई को चुनाव आयोग द क्विंट से कहता है कि अभी भी वोटिंग के आंकड़े अधूरे हैं। कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक पोलिंग बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हर 2 घंटे पर अपने सीनियर ऑफिसर को वोटिंग का आंकड़ा बताना होता है। तर्कों की बात करें तो इस हालत में वोटिंग की जानकारी अपलोड करने में ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन लगने चाहिए। द क्विंट ने इन विसंगतियों के बारे में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत से बातचीत की। उनका कहना था कि पहले नजर में यह मामला बेहद गंभीर लगता है। मुझे अतीत में और कम से कम मेरे कार्यकाल में ऐसी किसी घटना के बारे में जानकारी नहीं है जिसमें मतदान किए गए वोटों की संख्या और गिनती की गई वोटों की संख्या में अंतर हो। लेकिन इससे कुछ गंभीर सवाल द क्विंट ने खड़े किए हैं। पहला सवाल, चुनाव आयोग ने पहले 4 चरणों के मतदान के आंकड़ों को फाइनल डाटा के रूप में अपलोड क्यों किया? दूसरा सवाल, उन्होंने आंकड़े क्यों हटाए? तीसरा सवाल, इन विसंगतियों पर चुनाव आयोग चुप क्यों है?
क्या वो कुछ छिपा रहा है? और अंतिम सवाल, आंकड़ों में ये फर्क क्या बताता है? क्या ईवीएम्स के साथ हेराफेरी की गई है? 4 प्रमुख राज्यों की लोकसभा सीटों के आंकड़े हम आपको बताना चाहते हैं, जहां पर भारी मात्रा में अंतर पाया गया। तमिलनाडु की कोंचीपुरम में 18,331 वोट ज्यादा निकले, धर्मपुरी में 17,871 वोट ज्यादा निकले, श्रीपेरुंबदूर में 14,512 वोट ज्यादा निकले, चेन्नई साउथ में 11,729 और तिरुवल्लुर में 8,228 वोट ज्यादा निकले। बिहार के औरंगाबाद लोकसभा सीट पर 8,768 वोट ज्यादा निकले। अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल वेस्ट पर 7,961 वोट ज्यादा निकले। इसके अलावा अन्य राज्यों जैसे त्रिपुरा वेस्ट में 19,776 वोट कम आए, केओंझर पर 11,171 वोट कम आए तथा भुवनेश्वर में 8,050 वोट कम आए हैं। इससे पहले द क्विंट ने नवंबर 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी वोटों में ऐसी ही असमानता के बारे में खबर दी थी। राज्य के 230 विधानसभा सीटों में 204 सीटों पर वोटिंग की संख्या और वोट काउंट की संख्या में अंतर पाया गया था। ईवीएम के एक जानकार के मुताबिक एक वोट का भी फर्क नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा है तो निर्वाचन आयोग के अधिकारी को फौरन इसके बारे में अपने सीनियर अधिकारी को सूचना दी जानी चाहिए। जानकारों का यह भी कहना है कि यह बेहद ही गंभीर मसला है और चुनाव आयोग को जनहित में जल्द से जल्द अपनी सफाई देनी चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और अखंडता बनी रहे। इस मामले पर जगदीप कोचर, जो कि सदस्य है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के, उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर बात है। मैंने 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के बयान पढ़े, SY कुरैशी, L गोपाल स्वामी और HS ब्रह्मा। तीनों ने निर्वाचन आयोग को इस मसले पर सफाई देने की तरफदारी की है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तभी बहाल हो सकेगी। क्या चुनाव आयोग सफाई दे सकता है कि अगर वोटिंग का वर्तमान आंकड़ा फाइनल आंकड़ा नहीं है और डाले गए वोटों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी और आंकड़े आने बाकी है, तो कुछ संसदीय क्षेत्रों में गिनती किए गए वोटों की संख्या पड़ने वाले वोटों की संख्या से कम कैसे हो सकता है? क्या चुनाव आयोग वोटों की गिनती में कमी के बारे में कोई सफाई दे सकता है? क्या चुनाव आयोग गिनती समाप्त हो जाने के बाद भी डाले गए वोटों के आंकड़े अपलोड करने में देरी की वजह बता सकता है? कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक पोलिंग बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हर 2 घंटे पर निर्वाचन आयोग को मतदान के बारे में सूचना देनी होती है। वोटिंग को 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी फाइनल डाटा अपलोड करने में देरी क्यों हुई? See, a common voter doesn't understand whether it is 3 seconds or 7 seconds. They may feel that if 3 seconds has come, that's fine for them. But for a programmer, it matters. When you write a code for 7 seconds, it has to show up for 7 seconds. If it shows for 3 seconds, there is a change in the code. So if there is a change in the code, it is a serious discrepancy. उधर महोबा से ईवीएम गायब होने के मामले में पीठासीन अधिकारी समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इनमें 4 मतदान कर्मी और 5 पुलिसकर्मी हैं। इन सभी के खिलाफ एडीएम चरखारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। महोबा में चुनाव के बाद एक पोलिंग बूथ से एक ईवीएम गायब हो गई थी। 15 घंटे की तलाश के बाद ईवीएम बरामद हुई। जिस बूथ से ईवीएम गायब हुई थी वहां अब 6 मई को दोबारा चुनाव कराए जाएंगे।
fresh allegations of an EVM fraud favoring the BJP, as some voters said that when they pressed their button, even though they voted for another party, the vote went to the BJP. The State Election Commission, however, completely denies this. Yet another EVM controversy in Uttar Pradesh. After this voter in western Uttar Pradesh's Meerut alleged in this mobile video reportedly shot by a local journalist that the EVM he used to cast his vote in UP's local body polls on Wednesday was rigged. सुबह वोट के लिए आया, मैंने आरती के मेयर के पद के लिए आरती के निशान पे जो है वो बटन दबाया, तो लेकिन वो जो है हमारी ये फूल पे जा रही है, जिसका जो है मुझे शक हुआ, मैंने उंगली यहीं दबाए रखी और इन अधिकारियों से कहा, तो इन्होंने इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कौन सी गलती? ये भाजपा की यही रणनीति है हमेशा जीतने की। Similar scenes in Kanpur from two locations. कोई भी बटन दबाओ, कमल पर जा रही है। These allegations have rekindled a controversy from earlier this year when, after the BJP's resounding victory in the UP Assembly elections, Bahujan Samaj Party chief Mayawati had alleged that the victory margins for the party were because of large-scale and massive tampering of EVMs. Back then and now, the Election Commission says these are isolated incidents of malfunctioning EVMs and not cases of fraud. एक बात रखिए, एक मन में हम सब यहाँ जो आए हैं उनका ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बराबर। सरकार जो बनी है वो ईवीएम सरकार है, तो ईवीएम सरकार हमारी नहीं है, नहीं ईवीएम सरकार हमारी नहीं है। मोदी हमारा है, शाह हमारा है, तो हमें क्या करना चाहिए? सुनिए, गली गली में घर घर जाके मोदी शाह के कारनामे सबको समझाना चाहिए। हम अभी शपथ लेंगे, एक सब प्लीज अटेंशन प्लीज, थोड़ा पीछे हटो ना। आज की सरकार हम मानेंगे नहीं, वो ईवीएम सरकार है और हमारे जिंदगी में इसके बाद सिर्फ बैलेट पेपर पे वोटिंग करेंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे नहीं।